आज हम लोग अपने कोड में कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि डिस्ट्रक्चर करके देखेंगे अपने कोड को कुछ। तो जिन लोगों ने इससे पहले स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर और डिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो दे देती हूँ। बहुत डिटेल में हम नहीं जाने वाले, लेकिन एटलीस्ट जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया उससे पहले तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो हमारे पास यहाँ लाइन नंबर 1 पे अगर आप देखें तो एक अरे बनाई हुई है जिसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 को पास किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने जो है कॉन्स्ट ए बी और उसके बाद डॉट 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 रेस्ट, और ये सारा कुछ हमने कहाँ से लीजिए, हमने असाइन किया अरे को ये सब कुछ। तो देखते हैं कि क्या होता है फिर। तो हमारी मेमोरी में क्या सिचुएशन हो रही होती है जब हम इस तरह का कोई कोड लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या चल रहा होता है। मैं इस रेड लाइन का कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मूव होगा तो हमारी मेमोरी में एलोकेशन हो जाएगी अरे की। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्लोबल फ्रेम में अरे बन चुकी है और ऑब्जेक्ट उसके 1 2 3 4 5 है जो हमने पास किए थे। अब देखिए ए में क्या होगा, ए को मिल जाएगा 1, बी को मिल जाएगा 2 और उसके बाद जो डॉट 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 रेस्ट है उसके साथ क्या होता है ये देखिए। तो रेस्ट की फॉर्म में आपने देखा होगा कि रेस्ट का जो पॉइंटर कहाँ जा रहा है 3 4 5 पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी अरे पे, अपने किसी डाटा पे, तो होता क्या है, जितने हम वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे यानी उनमें से जो जो कुछ यूज़ करना चाहेंगे वो तो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और बाकी को हम ऐसा करते हैं कि 3 डॉट्स लगा के और उसके बाद रेस्ट लिख के उसको उसके अंदर एक अलहदा से अरे बन जाती है, वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। और फिर जब हमने उसको यूज़ करना होता है तो हम अगर उनको और भी डिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, वरना उसको एज इट इज़ उठा लेते हैं, और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। आज हम अपने एप्लीकेशन जिस पे हम पहले काम कर रहे हैं उसके अंदर इसको यूज़ करेंगे, डिस्ट्रक्चर करके देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो चलें, ऐसा है कि अपने कोड पे मूव करते हैं, वी एस कोड पे चलते हैं और जाते हैं वहीं पे स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हमने स्टॉप किया था। एनोनिमस फंक्शन जहाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, सम टाइम हमें उसकी कोई ना कोई प्राइस भी पे करनी पड़ती है। जैसे हमारे केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, क्या काम कर रहा है और उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है और हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे आए अपने इनपुट टैग के अंदर, ऑन चेंज के अंदर, ये हमारा जो है कॉल बैक फंक्शन है जहाँ से हम जो है इवेंट को ले रहे थे, ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे जो है एनोनिमस फंक्शन जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, एनोनिमस अब चूंकि कोई नाम नहीं होता इसलिए मेमोरी में कोई उसका रेफरेंस नहीं होता, यानी वो किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं हो रहा होता। इसलिए जब भी हमारी एप्लीकेशन, हमारा कंपोनेंट जहाँ पे एनोनिमस फंक्शन डिफाइन होगा, हर दफ़ा जब भी वो रीरेंडर करेगा तो नए सिरे से वो हमारे पास पूरे का पूरा प्रोसेस होता है और एनोनिमस फंक्शन की दोबारा से डिफाइन किया जाता है, लिखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन में अगर बहुत ज़्यादा एनोनिमस फंक्शन एक जगह पे है तो फिर भी कुछ चलता है, लेकिन अगर 2-4 जगहों पे जो है हमने एनोनिमस फंक्शन को कॉल किया हुआ तो उसकी प्राइस हमें ये पे करनी पड़ती है कि हमारी एप्लीकेशन स्लो डाउन हो जाती है, और जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो उसको सोल्यूशन क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए कि हमें एनोनिमस फंक्शन हमने यूज़ करने हैं, हम उसकी जितनी भी बेनिफिट्स हैं उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस प्राइस पे नहीं कि हमारी एप्लीकेशन स्लो हो सके। तो यहाँ पे हमने जहाँ यूज़ किया था तो डेफिनेटली जब भी रीरेंडर होगी तो नेक्स्ट से फंक्शन जो है बनेगा, तो ये चीज़ तो होनी है। तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं, इस कॉल बैक को उठा लेते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हमने इसको यहाँ से ले जाते हैं बाहर, चले जाते हैं अपने रेंडर से भी बाहर, ये कंपोनेंट डिड माउंट से नीचे यहाँ पे आ गए और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम पेस्ट। अब हमारे पास जनाब काम क्या आने वाला है कि हम चाहते हैं कि इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें। ओके, हम वेरिएबल का नाम जहाँ पे हम चूंकि चेंज करने वाले थे तो हमारे पास चेंज आ रही थी यानी, तो हम यहाँ पे वेन चेंज नाम लिख लेते हैं, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब ये जो वेन चेंज का नाम यहाँ पे मैं रख लिया, यानी ये जो है सारा एनोनिमस फंक्शन किसके अंदर चला गया, हमारे पास वेन चेंज के अंदर चला गया। तो अब जहाँ से हमने उठाया है उस जगह पे क्या करें भाई, उस जगह पे कुछ भी नहीं करना, ये जो वेन चेंज है स्पेलिंग टाइपो है, इट्स ओके फाइन चलेगा। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, हमने कर दिया कंट्रोल वी और हमारे पास पेस्ट नहीं हुआ,
यहाँ से उठाते हैं इसको और ये कंट्रोल सी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए फिर भी हमें रेड लाइन नजर आ रही है, इसके ऊपर कर्सर रखते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जनाब जी व्हेन चेंज इज नॉट डिफाइंड। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न सिंपल सी ये है कि चूंकि इसके पास कोई हमारी क्लास का रेफरेंस मौजूद नहीं है तो वो उसको जो है, आप ये देखिए ना, हमने ये रेंडर से बाहर पड़ा हुआ, अगर यहीं पे यूज़ हो रहा होता ना कहीं, यहीं पे हमने डिफाइन किया होता तब तो ओके फाइन था, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी थी। लेकिन ज़ाहिर है कि अब वो उसको रीड ही नहीं कर पा रहा, तो स्कोप ही चेंज हो गया। तो अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? इसका सोल्यूशन क्लासेस की सूरत में तो हमारे पास बहुत आसान है। हमने लिखा दिस डॉट व्हेन चेंज और उसने इसको रीड कर लिया, क्योंकि अब उसको पता है उसके पास क्लास का रेफरेंस मौजूद है, तो अब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब तक हमने क्या किया? हमने अपने एनोनिमस फंक्शन को उठाया और हम रेंडर से बाहर ले गए, हमने उसको वेरिएबल के अंदर पास किया, उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर लिया। अब क्या होगा कि जब भी री-रेंडरिंग होगी हर दफ़ा इस फंक्शन को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारी एप्लीकेशन फास्ट चलेगी और वो वाला हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। अपनी एप्लीकेशन में एनोनिमस फंक्शन यूज़ करें, यूज़फुल होते हैं, लेकिन बस सिंपल से इतना सा काम किया करें कि उनको इस जगह पे रखें, किसी वेरिएबल में स्टोर करें या जैसे भी स्टोर करें कि बार बार हर री-रेंडरिंग पेज या एप्लीकेशन कब दोबारा से जब भी नई चलनी है तो उसको दोबारा से इनिशलाइज ना करना पड़े, उस फंक्शन को दोबारा से ना बनाना पड़े। ओके, ये सारा के सारा चीज़ थी जो हम यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे थे। अब दूसरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हम इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि दोबारा से कोई भी चीज़ रिपीट ना हो रही है कोड में। अब हमारे केस में क्या हो रहा है कि दिस डॉट स्टेट को अगर आप देखें, सिर्फ इसी दिस डॉट स्टेट जो है हमारे पास, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ये दिस डॉट स्टेट कोडर लिस्ट की फॉर्म में और ये फिल्टर लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे भी हमारे पास यूज़ हो रहा है। और ये अगर कर्सर यहाँ पे रख रही हो ना, आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐप डॉट स्टेट के अंदर दो ही स्टेट्स हमारी चेंज हो रही थी, कोडर लिस्ट की स्टेट हमारी थी और दूसरी हमारी फिल्टर लिस्ट की स्टेट थी। तो हमें बार बार यहाँ पे दिस डॉट स्टेट मेंशन कर रहे हैं, तो वाई नॉट कि इसको चेंज किया जाए, उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, दिस डॉट स्टेट को असाइन कर दें उसको और हम उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दें। क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में मौजूद है डिस्ट्रक्चरिंग। तो हम यहाँ पे काम करते हैं कि अपनी डिस्ट्रक्चरिंग को यूज़ करते हैं और यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं और जो है दिस डॉट स्टेट उसको पास कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, कोडर लिस्ट और फिल्टर लिस्ट इन दोनों को एक कॉन्स्ट के अंदर रख लेते हैं और इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास दिस डॉट स्टेट को बार बार लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो आ जाए जनाब अपने रेंडर के अंदर स्टार्टिंग में ही यहाँ पे, और यहाँ पे जनाब आप कर दें इसको कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के अंदर पास कर देते हैं क्या, कौन सी दो चीज़ें थी हमारे पास? कोडर्स लिस्ट थी, ठीक है, कोडर्स लिस्ट, और दूसरी क्या चीज़ थी हमारे पास? कोडर लिस्ट कॉमा फिल्टर लिस्ट। ओके, तो हम फिल्टर लिस्ट को भी ले लेते हैं और फिल्टर लिस्ट को भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फिल्टर लिस्ट होगी। ओके, अब हम इसके अंदर क्या पास करने वाले हैं जनाब? हम इसको देने वाले हैं दिस डॉट स्टेट, सिंपली दिस डॉट स्टेट को यहाँ पे हम कर देते हैं पास। ओके, तो अब हमारे पास बार बार जो लिखने की वो प्रॉब्लम थी वो होगी सॉल्व। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे आपको ये वार्निंग दे रहा है, क्या इस वार्निंग को पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि कोडर लिस्ट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीच्ड। ये क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आपने यहाँ से जनाब दिस डॉट स्टेट की इधर असाइन तो कर दिया, लेकिन आप अभी तक अपने कोड में जो है बड़े मज़े से यूज़ किए जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इसको यूज़ ना करें। तो हमने यहाँ से हटा दिया और हमने दिस डॉट स्टेट को यहाँ से भी हटा दिया। ओके, तो हमने यहाँ से दोनों जगहों से इसको कर दिया रिमूव और अब हमारे पास सिंपल यहाँ पे फिल्टर लिस्ट आ रही है और यहाँ पे हमारे पास कोडर लिस्ट आ रही है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक से माय बैड, ऐसे लिख देते। ओके, तो अब हमारे पास क्लियर होगी दोनों चीज़ें, ठीक है। अब अगर अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो देखते हैं क्या एज इट इज़ काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम आई। यहाँ पे मैसेज तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुली एज इट इज़ जैसे पहले काम कर रही थी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है। लेकिन फॉर योर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे हम इसको चेक करके भी देख लेते हैं और यहाँ पे हम पास करते हैं कोई, तो हमारे पास काम कर रहा है, इट्स ओके फाइन। ओके, जैसे हमारा कोड पहले काम कर रहा था बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। तो आज हमने क्या काम किया? आज हमने डिस्ट्रक्चरिंग करके देखा है। डिस्ट्रक्चरिंग में हमने क्या किया कि दिस डॉट स्टेट को जो है डिस्ट्रक्चर किया कोडर लिस्ट और फिल्टर लिस्ट में,
डाल दिए हैं। और उसके बाद हमने दूसरा काम क्या किया था, हमने एनोनिमस फंक्शन को उठा के रेंडर से बाहर ले गए और उसको एक वेरिएबल के अंदर पुट किया और उस वेरिएबल को उस जहाँ पे हमने एनोनिमस फंक्शन को कॉल किया हुआ था वहाँ पे पुट कर दिया। अब दूसरा काम आप खुद भी करके देख सकते हैं। हमारे पास दिस भी बार बार यूज़ हो रहा है। दिस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, अगर आपने चेक करना हो और VS कोड पे काम कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट ईजी। आप सिंपल सा क्या करेंगे, अब वहाँ पे कर्सर रखें अपना दिस के ऊपर और वो आपको बता देगा कि जनाब कहाँ कहाँ पे दिस को यूज़ करें। आपने क्या करना है, काम ये करना है कि उस दिस को डिस्ट्रक्चर करना है और कहीं पे भी पुट करना है और यूज़ करके देखना है कि क्या आपकी एप्लीकेशन सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, मैं इस सबको गिटहब पे पुश कर दूंगी। गिटहब की अगर आई होप सो कि आप काम कर रहे हैं अगर गिटहब पे, तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से होता है। अगर आप कोड रीड करना चाहते हैं तो मैं डेली जो भी यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ वो कोड पुश कर देती हूँ वहाँ पे। आपने अगर उसको पढ़ना होगा तो क्या होगा कि आप कमिट पे जाइएगा ना, जितने कमिट हुए होते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, आप उनको जो है वहाँ से रीड कर सकते हैं कि फर्स्ट हमने वीडियो में जो बात की उसका कोड वहाँ पे आपको फर्स्ट कमिट में मिल जाएगा, सेकंड का सेकंड कमिट में। और इस तरह से हर वीडियो के ऊपर मैं जब कमिट करती हूँ उसको पुश करती हूँ तो वहाँ पे जो जो कमिट हुआ होगा आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं और कल से हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं जनाब, हम डायरेक्टली अब अपने कंपोनेंट्स तैयार करेंगे और डेफिनेटली आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एंशियस भी होंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़, तो कल मिलते हैं।